ये कहानी यूएसए के मशहूर जिम्नास्ट डैन मिलमैन की जिंदगी से इंस्पायर्ड एक मोटिवेशनल स्टोरी है जो आपको अपनी जिंदगी को देखने का एक नया नजरिया सिखाएगी। और अगर आपने इस कहानी का मकसद समझ लिया तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। डैन मिलमैन को एक रात बुरा सपना आता है जिसमें वो ट्रैम्पोलिन के मुश्किल स्टंट्स परफॉर्म कर रहा था। उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी जा रही थी, लेकिन जैसे ही वो फ्लिप्स करके लैंड करता है तो उसका एक पैर टूटकर कांच के टुकड़ों की तरह बिखर जाता है। उसकी हालत देखकर सब डर जाते हैं, लेकिन एक रहस्यमय आदमी बड़ी शांति से उन टुकड़ों को इकट्ठा करने लगता है जिसने भूरे रंग के जूते पहने हुए थे। डैन घबराकर नींद से जाग जाता है। तब रात के 3 बज रहे थे और वो खुद को शांत करने के लिए बाहर वॉक करने चला जाता है। वॉक के दौरान वो एक गैस स्टेशन पर पहुंचता है जिसके साथ एक ग्रोसरी स्टोर था। वो वहां से कुछ सामान लेता है। तभी एक बूढ़ा आदमी अंदर आता है जिसने बिल्कुल वैसे ही जूते पहने थे जैसे डैन ने अपने सपने में देखे थे। डैन उसे कहता है कि तुम्हारे पैरों में अलग अलग जूते हैं। जवाब में वो आदमी कहता है कि इनमें से एक जूता नया है और दूसरा पुराना। फिर डैन स्टोर से बाहर आ जाता है और वो आदमी भी बाहर एक कुर्सी पर बैठ जाता है। पर अगले ही पल जब डैन पीछे मुड़कर उस आदमी को देखता है तो वो आदमी स्टोर की छत पर पहुंच चुका था, जो काफी शॉकिंग था क्योंकि एक बूढ़े आदमी के लिए बिना किसी सहारे के इतनी जल्दी छत पर पहुंच जाना नामुमकिन बात थी। डैन उससे पूछता है कि उसने ऐसा कैसे किया, लेकिन वो आदमी रहस्यमय ढंग से चुपचाप उसकी ओर देखता रहता है। तो डैन वहां से चला जाता है। फिर डैन कॉलेज में ट्रैम्पोलिन की प्रैक्टिस करने के लिए जाता है। डैन अपने कॉलेज का बेहतरीन ट्रैम्पोलिनिस्ट था, लेकिन वो अपनी परफॉर्मेंस से सेटिस्फाइड नहीं था। वो खुद को दूसरों से बेहतर समझता था, इसीलिए वो थोड़ा घमंडी भी था। अपने आप को बेहतर साबित करने के लिए वो डबल फ्लिप्स की बजाय ट्रिपल फ्लिप्स की प्रैक्टिस कर रहा था, जो बेहद मुश्किल और खतरनाक स्टंट था। ऐसा स्टंट करके वो बेस्ट एथलीट बनना चाहता था, क्योंकि ऐसा स्टंट आज तक किसी ने नहीं किया था। लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाता और नीचे गिर जाता है। उसके कोच को ये सब पागलपन लगता है। वो कहता है कि तुम एक बेहतरीन खिलाड़ी हो, पर ट्रिपल फ्लिप्स परफॉर्म कर पाना मुमकिन नहीं है, क्योंकि इसके लिए असाधारण ताकत, अचूक तकनीक और निडरता की जरूरत है। और अगर जरा सी भी गलती हुई तो या तो तुम्हें सीरियस इंजरी हो सकती है या फिर तुम्हारी जान भी जा सकती है। कोच की बातें डैन को निराश कर देती हैं। ट्रिपल फ्लिप्स परफॉर्म करने के लिए उसे स्पेशल ट्रेनिंग की जरूरत थी, तो मदद मांगने वो उस बूढ़े आदमी के पास चला जाता है। डैन उससे पूछता है कि तुम सिर्फ 1 सेकंड में उस 12 फीट की सीधी दीवार पर कैसे चढ़ गए थे, क्योंकि मैं खुद एक जिम्नास्ट हूँ और मुझे अच्छी तरह से पता है कि कोई भी एथलीट ऐसा नहीं कर सकता। वो आदमी कहता है कि उसे समझने के लिए अभी तुम बहुत कमजोर हो और तुम्हें बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। लेकिन डैन को अपनी ट्रेनिंग और नॉलेज पर काफी घमंड था, इसीलिए वो कहता है मुझे हर चीज की नॉलेज है और तुम मुझसे कोई भी सवाल पूछ सकते हो। तो वो आदमी उससे पूछता है क्या तुम खुश हो। डैन को ये सवाल फिजूल लगता है, फिर भी वो कहता है मेरे डैड के पास ढेर सारा पैसा है, पढ़ाई में मुझे बढ़िया ग्रेड्स मिलते हैं, मेरे अच्छे दोस्त हैं, मैं देखने में भी सुंदर हूँ और लड़कियाँ मुझे पाने के लिए मरती हैं। जवाब में वो आदमी कहता है कि अगर तुम्हारे पास सब कुछ है तो फिर तुम रात में सो क्यों नहीं पाते, क्योंकि कल भी तुम रात के 3 बजे मेरे पास आए थे और आज फिर तुम 3 बजे यहाँ आए हो। उसकी बातें सुनकर डैन उसकी तुलना महान फिलोसफर सोक्रेटिस के साथ करने लगता है और उसे सोक्रेटिस के नाम से ही बुलाने लगता है। इसके बाद वो आदमी पूछता है कि अगर तुम ओलंपिक टीम का हिस्सा ना होते तो तुम क्या करते। ये सवाल डैन को अंदर से हिलाकर रख देता है, क्योंकि उसने ओलंपिक के अलावा कुछ भी सोचा नहीं था। पर उस आदमी ने ये सवाल पूछा क्यों। डैन को लगता है कि वो आदमी संकी है, तो घबराकर डैन वहाँ से चला जाता है और उसे भूलने की कोशिश करने लगता है। अपनी रोजमर्रा की जिंदगी की तरह वो अपने दोस्तों के साथ क्लब में एंजॉय करता है, शराब पीता है और लड़कियों को इम्प्रेस करके रात में उनके साथ वक्त बिताता है। पर इसी दौरान अचानक से सिर्फ एक पल के लिए सोक्रेटिस उसके सामने आ जाता है, जो एक इशारा था ताकि डैन अपनी हरकतें सुधार सके। तो डैन सोक्रेटिस से मिलने उसके पास चला जाता है। उन दोनों में थोड़ी बातचीत के बाद जॉय नाम की लड़की खाना लेकर आती है। फिर वो दोनों खाना खाने लगते हैं। तब डैन अपने मुंह में खाना ठूसने लगता है और जल्दी जल्दी खाने लगता है, लेकिन सोक्रेटिस कहता है कि तुम्हें अपना खाना आराम से एंजॉय करके खाना चाहिए। वो कहता है कि तुम में बहुत सी गलत आदतें हैं और अगर तुम मुझसे ट्रेनिंग करना चाहते हो तो नो टीवी, नो मीट, नो अल्कोहल, नो ड्रग्स एंड नो फिजिकल रिलेशनशिप्स। लेकिन डैन को अपनी ट्रेनिंग पर काफी घमंड था, तो सोक्रेटिस उसे सिर्फ 5 मिनट के लिए स्क्वाड पोजीशन में खड़ा रहने के लिए चैलेंज करता है।
जो देखने में तो सिंपल लगता है, लेकिन उन 5 मिनट्स में डैन का सब्र जवाब देने लगता है और वो टेबल से गिर जाता है। अपना घमंड टूटने और खुद को बेइज्जत महसूस करने के बाद डैन गुस्से में वहाँ से जाने लगता है। तो सोक्रेटिस कहता है, सेल्फ एक्सपीरियंस हमें बहुत सी नई चीजें सिखाता है। हमारे अंदर हर सवाल का जवाब है, इसीलिए बाहर से सोचना बंद करो और अपने अंदर अपने सेल्फ एक्सपीरियंस से उनके जवाब ढूंढो। फिर तुम्हें पता चलेगा कि तुम रात को इसलिए नहीं सो पाते क्योंकि तुम अंदर से खाली हो और तुम्हें खुद के खालीपन से डर लगता है। वो ये भी कहता है कि एक योद्धा के लिए शरीर और दिमाग दोनों पर नियंत्रण होना बहुत जरूरी है और वो डैन को एक वॉरियर यानी एक योद्धा की तरह ट्रेन करने के लिए मान जाता है। अगले दिन डैन जब कॉलेज आता है तो उसे पता चलता है कि उसके दोस्त काइल के हाथ में प्रैक्टिस के दौरान फ्रैक्चर आ गया है और अब काइल ओलंपिक में क्वालिफाई नहीं कर पाएगा। टीम का कोच इस बात से परेशान था क्योंकि काइल पोमेलहोर्स्ट जिम्नास्ट में सबसे बेहतरीन खिलाड़ी था। रात को डैन फिर से सोक्रेटिस से मिलने जाता है। सोक्रेटिस एक गाड़ी ठीक कर रहा था और वो डैन से रेंच मांगता है। डैन जानबूझकर रेंच को उसकी तरफ तेजी से फेंकता है, लेकिन सोक्रेटिस बिना उसकी तरफ देखे बड़ी आसानी से उसे कैच कर लेता है। डैन दोबारा से ऐसा करता है और सोक्रेटिस फिर से उसे कैच कर लेता है। सोक्रेटिस कहता है, हमारे दिमाग में लाखों बेतुके विचार चलते रहते हैं जो हमारे लक्ष्य को धुंधला बनाकर हमें भटका देते हैं। फिर वो डैन को थप्पड़ मारकर उकसाता है और जवाब में उसे पंच मारने के लिए कहता है। पहले तो डैन शांत रहता है, लेकिन जब वो सोक्रेटिस पर हमला करता है तो सोक्रेटिस उसे बड़े आराम से हरा देता है। फिर वो कहता है कि अपने लक्ष्य के अलावा जो कुछ भी तुम्हारे दिमाग में चल रहा है वो सब बेकार है। उस कचरे को अपने दिमाग से बाहर निकाल दो। और कल सुबह उसे कैंपस में ब्रिज के पास बुलाता है। अगले दिन जब डैन ब्रिज के पास पहुंचता है तो सोक्रेटिस उसे धक्का देकर पानी में गिरा देता है। गुस्से में डैन उस पर चिल्लाने लगता है। तब सोक्रेटिस कहता है, जब तुम नीचे गिर रहे थे तब तुम्हारा दिमाग बिल्कुल खाली था और अब फिर से उसमें कचरा भर चुका है। डैन गुस्से में कहता है, मेरे दिमाग में कोई कचरा नहीं भरा है। तो सोक्रेटिस डैन के माइंड को कंट्रोल करके वो सब देखने लगता है जो उसके दिमाग में चल रहा था। फिर वो कहता है, अगर तुम अपना ध्यान इन फिजूल के विचारों में रखोगे तो तुम प्रेजेंट मोमेंट को जी नहीं पाओगे, और जब तुम अपना सारा ध्यान प्रेजेंट मोमेंट पर रखोगे तो फिर तुम्हें पता चलेगा कि तुम क्या क्या कर सकते हो और कितने अच्छे से कर सकते हो। काइल को चोट लगने के बाद कोच पोमेलहोर्स्ट की परफॉर्मेंस के लिए सब खिलाड़ियों का टेस्ट ले रहा था। इस दौरान डैन सोक्रेटिस के सिखाए तरीके से अपने ध्यान को फोकस करने में कामयाब हो जाता है और पूरे फोकस के साथ पोमेलहोर्स्ट की एक्सीलेंट परफॉर्मेंस करके दिखाता है, जो शायद काइल से भी बेहतर थी। सब लोग डैन की वो परफॉर्मेंस देखकर हैरान रह जाते हैं। फिर उस रात डैन सोक्रेटिस को सारी बात बताता है। वो बहुत खुश था, उसे अपनी परफॉर्मेंस पर नाज था क्योंकि दूसरे खिलाड़ी उससे जलने लगे थे, लेकिन सोक्रेटिस को उसकी बातों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो कहता है कि तुम अभी भी पास्ट में जी रहे हो और तुम्हें अपनी परफॉर्मेंस पर घमंड भी है, इसका मतलब तुम अभी कुछ नहीं सीखे। इतना कहकर वो उसे घर जाने के लिए कहता है और आज रात उसे कुछ भी सिखाने से मना कर देता है। लेकिन यहाँ कुछ अजीब होता है। डैन वहाँ छुपकर सुबह होने का इंतजार करता है और सोक्रेटिस का पीछा करने लगता है। सोक्रेटिस डैन के कॉलेज में प्रैक्टिस रूम के अंदर चला जाता है और शेड के एक पोल पर बैठ जाता है। जब डैन उसके पास जाकर बैठता है तो वो महसूस करता है कि वो सब खिलाड़ियों के दिमाग को पढ़ने लगा है, जो उनके दिमाग में चल रही बातों को सुन सकता है। और हैरानी तो तब होती है जब डैन खुद को उस प्रैक्टिस हॉल में आता हुआ देखता है। ये देखकर वो नीचे गिर जाता है। फिर उसे एहसास होता है कि ये सब उसका भ्रम है। ना तो सुबह हुई थी और ना ही उसने सोक्रेटिस का पीछा किया था। ये तो सोक्रेटिस उसके दिमाग से खेल रहा था। सोक्रेटिस कहता है कि अभी तो बहुत कुछ सीखना बाकी है, लेकिन डैन बहुत बुरी तरह से डर चुका था, जो घबराकर वहाँ से चला जाता है। उस घटना का डैन पर उल्टा असर पड़ता है। उसका कॉन्फिडेंस नीचे गिरने लगा था, जो उसके दोस्त भी नोटिस करते हैं और उसका कोच भी, क्योंकि उसकी परफॉर्मेंस डाउन होने लगी थी। अगले दिन वो पार्क में जॉय को देखता है, जो सोक्रेटिस के लिए खाना लेकर आई थी। वो उसे कहता है कि मुझे लगा था कि सोक्रेटिस के तरीकों से मैं बेहतर एथलीट बन सकता हूँ, लेकिन मेरे साथ बिल्कुल उल्टा हो रहा है। फिर सोक्रेटिस डैन से वो सब करवाता है जो उसने आज से पहले कभी नहीं किया था, जैसे कि कचरा साफ करना, लोगों की गाड़ी में पेट्रोल भरना, टॉयलेट साफ करना और नो टीवी, नो अल्कोहल, नो मीट, नो ड्रग्स और नो फिजिकल रिलेशनशिप्स। डैन ये सब कर तो रहा था, लेकिन उसे ये सब फिजूल लग रहा था। उसकी परफॉर्मेंस इम्प्रूव होने की बजाय और खराब होती जा रही थी, क्योंकि वो सोक्रेटिस की टीचिंग्स को समझ नहीं पा रहा था। और एक दिन तंग आकर वो सोक्रेटिस से झगड़ने लगता है। वो कहता है कि टॉयलेट साफ करके मैं कौन सा योद्धा बन सकता हूँ, लेकिन सोक्रेटिस कहता है कि मैं तुम्हें किसी भी कंडीशन में मेडिटेट करना सिखा
रहा था और इससे तुम्हारा घमंड और बुरी आदतें कम हो जाएंगी। पर डैन का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। वो कहता है कि तुमने पहले दिन मुझसे पूछा था कि क्या मैं खुश हूँ, तो आज मैं तुमसे पूछता हूँ कि क्या तुम इस बेकार गैस स्टेशन में खुश हो। दरअसल डैन को लगता है कि सोक्रेटिस एक लूजर है जो अपनी जिंदगी में ज्यादा पैसे कमाकर कामयाब नहीं हो पाया और उसकी फिलॉसफी से भरी बातें सुनकर वो गलती से उसके जाल में फंस गया है। सोक्रेटिस उसे अपने इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए कहता है, लेकिन डैन तो उसकी एक भी सुनने को तैयार नहीं था और गुस्से में वो सोक्रेटिस से कहता है कि मैं अपनी खुशी खुद ही तलाश कर लूंगा और अपनी ट्रेनिंग छोड़कर वहाँ से चला जाता है। अफसोस डैन ये समझ नहीं पाया कि सोक्रेटिस उसे सर्विस टू अदर्स यानी निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करना सिखा रहा था, जिससे उसका घमंड कम हो सकता था। खैर डैन ने फिर से अपनी पुरानी लाइफस्टाइल को अपना लिया था, जैसे कि क्लब में शराब पीना, मीट खाना, लड़कियों के साथ सोना और तेज रफ्तार मोटरसाइकिल चलाना। और एक दिन जब वो अपनी तेज रफ्तार मोटरसाइकिल पर बैठकर कहीं जा रहा था, तब उसका एक गाड़ी के साथ एक्सीडेंट हो जाता है और वो कुछ फीट हवा में उछलकर दूर जाकर गिरता है। तब कांच के टुकड़े वैसे ही टूटते हैं जैसा उसने अपने सपने में देखा था। फिर हॉस्पिटल में डॉक्टर उसे बताता है कि उसकी दाहिनी टांग की हड्डी सिर्फ टूटी नहीं है बल्कि वो चकनाचूर हो चुकी है, जिसके अलग अलग 17 फ्रैक्चर हो चुके हैं और इसी वजह से ऑपरेशन के दौरान उसकी टांग में एक स्टील की रोड भी डालनी पड़ी है। डॉक्टर कहता है कि अगर तुमने ठीक से अपना ख्याल रखा तो तुम 1-2 महीनों में अपने पैरों पर चलने लगोगे, सिर्फ चलने। डैन को पता चल चुका था कि उसका ओलंपिक में जाना लगभग नामुमकिन हो चुका है, क्योंकि उसे चलने के लिए भी बैसाखी का सहारा लेना पड़ता था और उसकी ट्रेनिंग भी पूरी तरह से बंद हो चुकी थी। टांग टूटने के बाद अब उसका घमंड भी टूट चुका था। फिर एक दिन जोए उससे मिलती है। उसे डैन की फिक्र हो रही थी क्योंकि ओलंपिक में जाने का उसका सपना टूट चुका था। उन दोनों में अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी और वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। अपने सपने को वो यूं ही टूटते हुए नहीं देखना चाहता था, इसीलिए वो अपने कोच से मिलता है और कहता है कि मैं 3rd राउंड से तो चूक जाऊंगा, लेकिन 8 महीने बाद फाइनल क्वालिफायर राउंड है और मैं उसमें परफॉर्म करूंगा, जिसके लिए उसने ओलंपिक कमेटी में पिटीशन भी फाइल कर दी है। लेकिन कोच को उसकी हालत देखकर लगता है कि डैन अब कभी भी कंपटीशन में हिस्सा नहीं ले पाएगा, क्योंकि उसके पैर में स्टील की रोड डली है और डॉक्टर्स ने भी उसे ट्रेनिंग करने से मना किया है। अपने सपने को टूटता हुआ देखकर डैन गुस्से से भर जाता है और वो अपनी ट्रॉफीज को तोड़ने लगता है। ये दौर उसकी जिंदगी का सबसे मुश्किल दौर था। उसका सब कुछ बर्बाद हो चुका था। अब उसके जिंदा रहने का कोई मकसद नहीं था, तो अपनी जिंदगी खत्म करने के लिए वो एक ऊंचे क्लॉक टावर पर चढ़ जाता है। इससे पहले कि वो नीचे कूद पाता, वहाँ कुछ अजीब होता है। उसे एक शख्स नजर आता है जो और कोई नहीं बल्कि उसकी खुद की ही एक रिफ्लेक्शन थी। वो परछाई उसके घमंड, उसके गुस्से, उसके डर, उसके डाउट्स और उसके अंदर चल रही उथल पुथल को दर्शाती है। वो और कोई नहीं बल्कि उसी के अंदर का शैतान था। वो डैन को नीचे कूदने के लिए खींच रहा था। डैन समझ जाता है कि अगर वो अपने अंदर की सभी बुराइयों को खत्म कर देगा तो उसके अंदर शांति आ जाएगी। तभी वो शैतान नीचे गिरकर हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। लेकिन ये सब तो बस उसका एक सपना था। वो शैतान तो अभी भी उसके अंदर ही था। उसने अपने सपने के जरिए अपनी जिंदगी की सच्चाई को देखा था, तो मदद मांगने वो सोक्रेटिस के पास चला जाता है। डैन सोक्रेटिस के पास जाकर रोने लगता है। सोक्रेटिस कहता है हर चीज का एक मकसद होता है। वो डैन से कहता है कि अब तुम्हें अपने सवालों के जवाब अपने अंदर से ही ढूंढने पड़ेंगे और जब तक तुम्हें अपने अंदर से कोई खास जवाब नहीं मिलता तब तक तुम उस पुरानी कार के ऊपर बैठे रहो। डैन वहाँ बैठकर सोचने लगता है। उसके पास टाइम तो बहुत था, लेकिन वो क्या सोचे उसे ये मालूम नहीं था। वो बार बार अपने नए जवाब के साथ सोक्रेटिस से मिलता है, लेकिन हर बार सोक्रेटिस उसके जवाब से सेटिस्फाई नहीं होता। फिर सारी रात सोचने के बाद जब सुबह वो एक कपल को देखता है तो उसे अपना जवाब मिलता है कि हमारी जिंदगी का एक एक पल बहुत खास है, हमें अपनी जिंदगी की कदर करनी चाहिए। उसका ये जवाब सुनकर सोक्रेटिस खुश हो जाता है। डैन को अपनी जिंदगी की कीमत पता चल चुकी थी। अब क्लॉक टावर से कूदने के ख्याल उसके दिमाग में नहीं आएंगे। सोक्रेटिस के साथ रहते हुए वो बहुत सी बातें सीखता है। सोक्रेटिस उसके अंदर फिर से जीने की आशा भरता है और अपनी जिंदगी फिर से शुरू करने के लिए उसे इंस्पायर करता है। फिर एक दिन डैन अपने दोस्तों से मिलता है और पास्ट में अपने बुरे बिहेवियर के लिए उनसे माफी मांगता है। उसके दोस्त डैन का ये रूप देखकर हैरान हो जाते हैं। सोक्रेटिस के विचारों ने डैन को पूरी तरह से बदल दिया था और एक दिन डैन सोक्रेटिस से कहता है कि वो उसी की तरह लोगों की निस्वार्थ भाव से सेवा करने के लिए तैयार है। लेकिन सोक्रेटिस उसे उसके जिम्नास्ट की ट्रेनिंग फिर से शुरू करने के लिए कहता है, पर डैन उससे सहमत नहीं होता। वो कहता है कि मेरी टांग में मेटल की रोड डली है, मैं ये नहीं कर सकता। सोक्रेटिस कहता है कि एक योद्धा कभी अपनी जीत या परफेक्शन की
परवाह नहीं करता। उसे जो काम सबसे प्यारा है वो उसे करता रहेगा, चाहे उसमें उसकी जान क्यों न चली जाए। फिर वो डैन को प्रैक्टिस करने के लिए रिंग्स के पास ले जाता है, जिसे सोक्रेटिस ने तब बनाया था जब डैन हॉस्पिटल में दाखिल था। अपनी टांग में स्टील की रोड होने के बावजूद भी डैन पूरे दिल से प्रैक्टिस करता है और खुद को कंपटीशन के लिए तैयार करता है। और एक दिन जब वो प्रैक्टिस करने के लिए अपने कॉलेज में जाता है, तब उसके दोस्त और कोच उसे देखकर हैरान हो जाते हैं। लेकिन डैन की परेशानी तो तब बढ़ती है जब उसका कोच उसे एक चिट्ठी देता है। ओलंपिक कमेटी ने डैन की पिटीशन को खारिज कर दिया था। उन्होंने डैन के डॉक्टर्स के साथ बात की और उसके कोच से भी पूछा, लेकिन कोच ने डैन को अपनी ईगो में आकर ट्रिपल फ्लिप्स करते हुए देखा था। उसे लगता था कि डैन अपनी परफॉर्मेंस के लिए पागलपन की किसी भी हद तक जा सकता है, जो एक दिन खुद को ही मार डालेगा। इसलिए उसने डैन के फेवर में वोट नहीं किया। अपनी मंजिल के इतना करीब आकर एक बार फिर से उसका सपना टूट जाता है। सोक्रेटिस कहता है कि कोई अप्रूवल लेटर तुम्हें रोक नहीं सकती, तुम वो करते रहो जो तुम्हें अच्छा लगता है। लेकिन डैन कहता है कि मेरा मकसद सिर्फ प्रैक्टिस करना नहीं, बल्कि ओलंपिक में गोल्ड हासिल करना है। सोक्रेटिस कहता है कि गोल्ड पाना सिर्फ एक लालच है, अगर वो मिल भी जाए तो क्या, जब तक तुम अंदर से खुश नहीं हो कोई भी बाहरी चीज तुम्हें खुशी नहीं दे सकती। सोक्रेटिस उसे अपने इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए कहता है, लेकिन डैन काफी अपसेट था। वो नाराज होकर सोक्रेटिस से कहता है कि मैं अपना सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार था, लेकिन तुमने मुझे फिर से प्रैक्टिस शुरू करने के लिए कहा। वो काफी परेशान हो चुका था, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो अपने अंदर से जवाब ढूंढने के लिए वो उस पुरानी कार पर बैठ जाता है। सोक्रेटिस उसकी तड़प को देखता है और उसे कल सुबह अपने साथ पहाड़ी पर चलने के लिए कहता है, जहाँ कोई खास चीज है। फिर अगली सुबह बुरी तरह थका देने वाला 4 घंटों का लंबा सफर तय करके जब वो पहाड़ी की चोटी पर पहुँचते हैं, तो डैन सोक्रेटिस से पूछता है कि बताओ तुम मुझे क्या दिखाना चाहते थे, ये पहाड़, ये नजारा या फिर कुछ और। तो सोक्रेटिस उसके पैरों के पास पड़े एक पत्थर की ओर इशारा करता है और कहता है कि मैं तुम्हें ये पत्थर दिखाने के लिए यहाँ लाया हूँ। इतना सुनने के बाद डैन निराश हो जाता है। वो कहता है कि लगातार 4 घंटों से इतना लंबा सफर तय करके हम यहाँ इस मामूली पत्थर को देखने आए हैं। फिर उसे एहसास होता है कि सोक्रेटिस उसे कुछ समझाना चाहता है। थोड़ी देर सोचने के बाद वो समझ जाता है कि जब तक उसे मंजिल के बारे में पता नहीं था, तब तक वो अपना सफर एंजॉय कर रहा था और वो खुश था। लेकिन जैसे ही वो मंजिल तक पहुंच गया, उसकी खुशी खत्म हो गई, क्योंकि जो खुशी सफर में है वो मंजिल को पाने में नहीं। डैन ये भी समझ चुका था कि उसका गोल्ड हासिल करने का सपना भी इस पत्थर के समान ही है, जिसे हासिल करने या ना करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि असली खुशी तो सफर के दौरान है। और अपने सफर को एंजॉय करते हुए वो बिना किसी की परवाह किए प्रैक्टिस हॉल में प्रैक्टिस करने लगता है। उसकी बेहतरीन परफॉर्मेंस देखकर सब हैरान हो जाते हैं और उसका कोच उसे फाइनल क्वालिफायर राउंड में ले जाने के लिए मान जाता है। डैन अपनी टीम के साथ सोक्रेटिस को भी ले जाना चाहता था, लेकिन जब वो गैस स्टेशन पहुंचता है तो वो देखता है कि सोक्रेटिस वहां से जा चुका है और उसके जगह आज ही एक नया लड़का आया है। वो गैस स्टेशन के अंदर जाकर भी देखता है, लेकिन सोक्रेटिस का कोई भी नामो निशान नहीं था। शायद वो अपना काम पूरा कर चुका था। फिर क्वालिफायर राउंड में डैन अपनी परफॉर्मेंस करता है। उसका अपने दिमाग पर पूरा कंट्रोल था। उसे गोल्ड पाने का लालच या डर नहीं था, वो तो बस इस पल को एंजॉय कर रहा था। एक्सीडेंट के बावजूद भी उसकी ऐसी परफॉर्मेंस देखकर सब लोग बहुत ज्यादा हैरान थे। इसके बाद डैन ने बर्कली की टीम के साथ अपना पहला नेशनल टाइटल जीता और उसने जॉय के साथ शादी भी कर ली थी। और बाद में डैन ने अपनी जिंदगी पर किताब लिखी जिसका नाम था वे ऑफ द पीसफुल वॉरियर, जिसने लाखों लोगों की जिंदगियों को बदल दिया। और ये मूवी इसी किताब पर आधारित है। आई होप आपने इस कहानी से बहुत कुछ सीखा होगा, तो इस कहानी को शेयर करें। अगर आपको डैन की कहानी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में अपने व्यूज जरूर बताएं।